हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना और दूसरा तर्क। कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन छायावाद रीति काव्य की भांति शुद्ध मार्शल प्रेम का काव्य, क्योंकि छायावाद कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है। ये दिया गया है, इसमें तर्क और कथन। इसका आंसर है दोनों ही गलत है। छायावाद रीतिकाल की भांति शुद्ध मार्शल प्रेम का काव्य नहीं है, क्योंकि छायावाद की प्रकृति का चित्रण सौंदर्य बोध और रहस्यवाद के साथ मार्शल प्रेम तथा देश प्रेम की भावना विद्यमान है, किंतु छायावाद कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति नहीं हुई है। निम्न में से प्रश्न के दोनों फिर से वही कथन और तर्क दिए गए हैं। बिंब विधान चित्रात्मक काव्य में महत्वपूर्ण उपदान। इनसे कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है, किंतु ये साध्य नहीं है, क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन है। कोर बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजी का काम है। बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उपादान है। इनसे कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है, किंतु ये साध्य नहीं, क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन है। कोरे बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजी का काम है। अतः अभिकथन ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न फिर से वही तर्क और कथन। वीरता का अनुकरण किया जा सकता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है, क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है, मनोबल से नहीं। ये भी दोनों ही गलत है। वीरता का अनुकरण किया जा सकता है, वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है, गलत है, क्योंकि वीरता का अनुकरण संभव है, पर अभ्यास आदि से न कि मन की प्रसन्नता उधार लेकर, क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल के साथ मनोबल से भी है। फिर से वही कथन और तर्क है। परंपरा रूढ़ी पालन नहीं आधुनिकता की पक्षधर है, क्योंकि परंपरा के अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है। परंपरा रूढ़ी पालन नहीं आधुनिकता की पक्षधर है, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति तो है, किंतु परिवर्तन का निषेध नहीं होता है। अभिकथन उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता में मानव मूल्यों में गिरावट आई है। इसमें ए सही है, आर भी सही है, दोनों ही सही है। इसमें उपभोक्ता सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उनके अनुसार यह सभ्यता इस सभ्यता के संबंध में मूल्यों में गिरावट आई है। अगला कथन और तर्क का है। सौंदर्यात्मक धर्मों को अलंकार कहते हैं, लेकिन इनकी कल्पना से कोई संबंध नहीं है। सौंदर्यात्मक धर्मों को अलंकार कहते हैं, ये सही है, क्योंकि इनका कल्पना से संबंध होता है, तभी तो काव्य में कवि द्वारा कल्पना करके जीव जगत नायिका वर्णन व में चमत्कार पूर्ण उक्तियां कहता है। प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना दूसरा तर्क। अभिकथन क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता है, क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। क्लासिक प्राचीन या शास्त्रीय नाटक देश कालातीत नहीं होता है, यह कथन गलत है। क्लासिक नाटक देश कालातीत होता है, क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना का एक गीतशील पाठ है। अतः कथन एक गलत है और तर्क आर सही है। प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना ए दूसरा तर्क आर। कूट में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्र और गणतंत्र का यूटोपिया है, इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है।
जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया आदर्श राज्य है, सही है, जबकि इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है। यह तर्क गलत है, अतः अभी कथन सही है। फिर से कथन दिए गए हैं। मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति की आख्याता है, इसलिए उनके काव्यों में आधुनिक दृष्टि बोध नहीं मिलता। मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के आख्याता हैं, ये सही है ये, इसलिए उन काव्यों में आधुनिकता का दृष्टिकोण विद्यमान है। इसमें नहीं मिलता है लिखा गया ना, इसलिए आर गलत हो गया। फिर अगला फिर से तर्क और कथन। भ्रम कल्पना और प्रतिज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना है आधुनिक का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रणाली पर पड़ता है। इसमें भ्रम कल्पना और प्रतिभ दोनों सही है। भ्रम कल्पना और प्रतीब ज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक बोध का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है, सही है, क्योंकि इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रणाली पर भी पड़ता है। फिर से अगला तर्क और कथन है। वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक हैं, इसलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। इसका ए सही है और आर गलत है। वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक हैं आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे, कथन सत्य है। तर्क इसलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति है, किंतु तर्क में दिया गया सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है, गलत है। स्थापना ए सही है और तर्क आर गलत है। अगला फिर से यही कथन और तर्क वाला है। प्रकृतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया गया है जिनमें से मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्ध छाया दिखाई पड़ी है, इसलिए इनमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और प्रवृत्तीय रूप चित्रित हुआ है। प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है। इसमें ए सही है और आर गलत है। जिसमें से उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्धछाया दिखाई पड़ी, कथन सही है, जबकि तर्क इसलिए इसे सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य प्रवृत्तीय रूप चित्रित हुआ है, ये गलत है। फिर से कथन और निष्कर्ष। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, इसमें ए सही है और आर गलत है। कहानी में कल्पना भाव प्रवणता अत्यधिक होने से हमें वास्तविक जगत एवं मिथ्या जगत को समझने में सहायक तो है, किंतु कहानी में अपनी क्षमता से अधिक भाव तथा दशा बताई जाती है। अतः कहानी छोटे मुंह बड़ी बात को लोकोक्ति को सत्य करती है, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित कर सकती है। अतः दिया गया तर्क गलत है, इसलिए अभिकथन ए सही तथा तर्क आर गलत है। अगला फिर से कथन। नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज में संघर्ष का विमर्श है, इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखन अपने पुरुषों के अस्तित्व को नकारता है। नारीवाद इसमें ए सही है और आर गलत है। नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज में संघर्ष का विमर्श है, इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को स्वीकार तो करता है, किंतु पुरुष अस्तित्व की विसंगतियों में नारी को मनोस्थिति का सामाजिक दशा को दर्शाता है, न कि नकारता है। फिर से कथन और निष्कर्ष। तर्क। काव्य श्रवण
या नाट्य दर्शन से अभिभूत रस आनंद का ही पर्याय होता है, क्योंकि पश्चिमी शास्त्रों में रस को ब्रह्मांड का समानार्थी कहा गया है। काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से आविर्भूत रसानंद का ही पर्याय होता है। यह कथन सत्य है क्योंकि सहृदय पाठक या दर्शक को काव्य से नाटक देखने से जो भाव उत्पन्न होता है वह आनंद की अनुभूति करता है। इसलिए भारतीय शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद की समानार्थी कहा गया है, न कि पश्चिमी शास्त्रों में। अगला फिर से नहीं, जाके मुँह माथा नहीं रूप कुरूप, ये कबीर की है। ओ मन जानी कबित अस कीन्हा मुख यह रहे जगत में चीना, ये जयसी की है, मलिक मोहम्मद जयसी। हरी है राजनीति पढ़ी आए, ये है सूरदास जी की। नमामि समी शान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम वेद स्वरूपम, ये है तुलसीदास जी की। इसका विवरण पढ़ लेते हैं। जाके मुँह माथा नहीं रूप कुरूप, कबीर का है। ओ मन जनजाति मैं चीना, जायसी की है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, सूरदास का है। नमामि समी शान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम बाह्य वेद स्वरूपम, तुलसीदास की है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। इसमें श्रीधर पाठक, फिर आएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। श्रीधर पाठक 1859, हरिओद 1865, जयशंकर प्रसाद 1889, सुमित्रानंदन पंत 1900। श्रीधर पाठक 1859, हरिओद 1865, जयशंकर प्रसाद 1889, सुमित्रानंदन पंत 1900। एक बार फिर, श्रीधर पाठक 1859, हरिओद 1865, जयशंकर प्रसाद 1889, सुमित्रानंदन पंत 1900। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? यह है रामविलास शर्मा का। दिया गया कथन संस्कृत का कोई भी मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ तद्भव नहीं बनाया जा सकता, यह कथन रामविलास शर्मा का है। जबकि सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन और नामवर सिंह का इस कथन से संबंध नहीं है। इसमें तर्क और निष्कर्ष दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं अगले में। बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची भाषा के समास गुण, कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजना को महत्व दिया गया है। बिंबवाद के समर्थकों का मानना था कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची भाषा के समास गुण, कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजन का महत्व दिया गया है। स्थापना के संबंध में यह कथन सही है, जबकि दिया गया तर्क बिंबवाद के समर्थकों का मानना था कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष किया जाना चाहिए, स्थापना के संबंध में सही नहीं है। ये तर्क और कथन दिए गए हैं। अगला भी, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना करना है। केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है। इसमें दोनों ही सही है, क्योंकि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों के प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है, जबकि दिया गया तर्क केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है, बल्कि कविता का उद्देश्य सही मार्मिक उपदेश देना होना चाहिए। इसमें तर्क और वही कथन दिए गए हैं। 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। उनकी ऐतिहासिक अंतःवस्तु एक सम्मान है। इसमें सही और गलत दिए गए हैं, जबकि
आर पूर्णतः गलत है। 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज। स्थापना के संबंध में दिया गया कथन सही है, जबकि दिया गया तर्क उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है सही नहीं है। स्थापना कला का अवसाद युग निरपेक्ष नहीं होता। शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता है। उपयुक्त में कथन और कारण दोनों गलत हैं। इसका रूप है कला का अवसाद युग निरपेक्ष होता है, क्योंकि कला में युग का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ता है। साथ ही साथ शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत होता है। निर्देश प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना है, दूसरा तर्क है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है। सही गलत इसमें ए सही है और आर गलत है। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। स्थापना के संबंध में कथन सही है, जबकि दिया गया तर्क कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य नहीं साधन है। ये पहले भी आया है ये तर्क। निर्देश प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक की स्थापना और दूसरा तर्क दिए गए हैं। विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती है, प्रत्युत क्रम और मनोवर्ती के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है। तर्क वह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण जो करती है, पर सब नोचते कुत्तों के विभत्स व्यापार की झलक नहीं दिखाती, क्योंकि विभत्स व्यापार का चित्रण शास्त्रोन्मुख नहीं है। इसमें ए सही है और आर गलत है। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत क्रम और मनोवर्ती के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है, क्योंकि कविता का विस्तृत स्वरूप मन में परिलक्षित विचारों के कारण ही होता है। मन में कल्पना का संचार जितना अधिक होगा, कविता का रूप उतना ही अधिक हृदय को आकर्षित करने वाला होगा। गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गांधीवाद के लिए इसमें सी सही नहीं है। इनके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है। इसके आधार पर तर्क नहीं सहानुभूति है। इसके विचारों का स्रोत दैनिक साधना है। ये सभी सही है। और कथन नंबर सी गांधीवाद के संदर्भ में इसमें विचार स्वतंत्र का अभाव है। कथन सही नहीं है। अन्य विकल्प गांधीवाद के संदर्भ में सही नहीं है। गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। इसके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है। इनका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है। इसके विचारों का स्रोत दैनिक साधन है। गांधीवाद महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। इसके आदर्शों, विश्वासों एवं दर्शन से अभिउद्भूत विचारों के संग्रह को कहा जाता है, जो स्वतंत्र संग्राम में सबसे बड़े राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेताओं में से थे। लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा? नाटक में लिखा और उपन्यास लिखे। लाला श्रीनिवास दास ने नाटक एवं उपन्यास विधाओं में लिखने का काम किया। हिंदी उपन्यास का आरंभ लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु 1882 से माना जाता है। शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना है। लाला श्रीनिवास दास जी के प्रमुख नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी 1877,
तप्ता संवरण 1883, संयोगिता स्वयंवर 1886, श्री प्रहलाद चरित्र 1888। निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल में सुमेलित कीजिए। जूही की कली 1916, भारत भारती 1912, प्रिय प्रवास 1914 और प्रथम रश्मि 1919। ऑप्शन नंबर डी। इसका विवरण पढ़ लेते हैं। जूही की कली 1916, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारत भारती 1912, मैथिली शरण गुप्त, प्रिय प्रवास 1914, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रथम रश्मि 1919, सुमित्रानंदन पंत। जूही की कली 1916, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारत भारती 1912, मैथिली शरण गुप्त, प्रिय प्रवास 1914, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रथम रश्मि 1919, सुमित्रानंदन पंत। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम ऑप्शन नंबर सी, सूरदास, जायसी, तुलसी, रहीम। सूरदास 1478, मलिक मोहम्मद जायसी 1492, गोस्वामी तुलसीदास 1532, रहीमदास 1553। सूरदास 1478, मलिक मोहम्मद जायसी 1492, गोस्वामी तुलसीदास 1532, रहीमदास 1553। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? मेहताब सिंह। प्रवासी लेखक मेहताब सिंह मॉरिशस के नहीं हैं। मॉरिशस के प्रमुख लेखक महेश राम, जियावान, अभिमन्यु, अनंत, रामदेव, धुरधर, इंद्रदेव, भोला, मुनीश वरलाल आदि। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। अभिमन्यु अनंत के प्रमुख उपन्यास नदी बहती रही 1970, आंदोलन 1971, एक बीघा प्यार 1972, जग गया सूरज 1973, तपती दोपहरी 1977, लाल पसीना 1977, कुहासे का दायरा 1978, लहरों की बेटी 1995, सांग, विदेशिया, माच और ख्याल। सांग, विदेशिया, मैच और ख्याल। सांग हरियाणा, विदेशिया बिहार, माच मध्य प्रदेश, ख्याल राजस्थान। सांग हरियाणा, विदेशिया बिहार, माच मध्य प्रदेश, ख्याल बिहार। ख्याल राजस्थान, बिहार नहीं, बिहार में विदेशिया है। जुंग के अनुसार पिता का अधिकार जमाने के लिए लड़की की मां से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को इलेक्ट्रा ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, जबकि माता पर अधिकार और पिता विरोधी ग्रंथि को ओडिपस के रूप में जानते हैं। ये दोनों ग्रंथियां बच्चों के जन्म से ही विकसित होने लगती हैं, इसीलिए लड़का माँ से ज़्यादा प्यार करता है और लड़की पिता से ज़्यादा। निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। ब्रह्म समाज, महात्मा फुले, प्रार्थना समाज, एनी बेसेंट, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सत्य शोधक समाज। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज गोविंद रानडे, थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट और सत्याबोध शोधक समाज महात्मा ज्योतिबा फुले। ब्रह्म समाज 1928, राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज 1867, महादेव गोविंद रानडे, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, एनी बेसेंट, मैडम ब्लाउटकी एवं कर्नल हेनरी अलकॉट। सत्यशोधक समाज 1873,
महात्मा ज्योतिबा फुले, आर्य समाज 1875, दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज 1928, राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज 1867, महादेव गोविंद रानडे। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, एनी बेसेंट, मैडम ब्लाउस्की एवं कर्नल हेनरी अलकॉट। सत्य शोधक समाज 1873, महात्मा ज्योतिबा फुले, आर्य समाज 1875, दयानंद सरस्वती। प्रयोजन मूलक हिंदी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्रयोजन मूलक हिंदी को अंग्रेजी में फंक्शनल हिंदी कहा जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज कार्यालयी भाषा, नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा, फंक्शनल हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी। एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण क्या है? प्रशासन। ऑफिस कार्यालय, प्रशासक की एडमिनिस्ट्रेटिव, अधिकारी ऑफिसर। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण से संबंधित तथ्य नहीं है? सर्वेक्षण से संबंधित तथ्य कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संक्षेपण में संबंधित तथ्य नहीं है? व्यास शैली होनी चाहिए, संक्षेपण से संबंधित तथ्य नहीं है। अन्य विकल्प, भाषा सरल होनी चाहिए, भाषा मुहावरेदार या अलंकारिक नहीं होनी चाहिए, अन्य पुरुष का प्रयोग नहीं होना चाहिए। संक्षेपण से संबंधित तथ्य, संक्षेपण सत्तापूर्ण होना चाहिए। संक्षिप्तता संक्षेपण का एक प्रधान गुण है। संक्षेपण की अर्थव्यंजना स्पष्ट होनी चाहिए। संक्षेपण में भाव और भाषा की शुद्धता होनी चाहिए। व्यास शैली होनी चाहिए। संक्षेपण से संबंधित तथ्य नहीं है। अन्य विकल्प, भाषा सरल होनी चाहिए, भाषा मुहावरेदार या अलंकारिक नहीं होनी चाहिए, अन्य पुरुष का प्रयोग नहीं होना चाहिए। संक्षेपण से संबंधित तथ्य है, संक्षेपण स्वतःपूर्ण होना चाहिए। संक्षिप्तता संक्षेपण का एक प्रधान गुण है। संक्षेपण की अर्थव्यंजना स्पष्ट होनी चाहिए। संक्षेपण में भाव और भाषा की शुद्धता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से संक्षेपण का भेद है। सारंगी संक्षेपण संक्षेपण का भेद है। अन्य विकल्प, मशीनी संक्षेपण, आमुख मौखिक संक्षेपण संक्षेपण का भेद नहीं है। संक्षेपण अथवा सार लेखन का आशय किसी अनुच्छेद, परिच्छेद, विस्तृत टिप्पणी अथवा प्रतिवेदन को संक्षिप्त कर देना। किसी बड़े पाठ, निबंध, लेख, शोध प्रबंध आदि के मुख्य विचारों, तर्कों आदि को लघुतर आकार में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। किसी वस्तु या भाव विचार को इंद्रिय गोचर बनाने के मूल व्यापार के साथ बिंब योजना अन्य कार्य भी सिद्ध करती है। जो बिंब वो निम्न में से कौन नहीं है? कुरूप, सौंदर्य और दुर्गुण को हृदय विकारी बनाना, ये नहीं है। किसी वस्तु, भाव या विचार को इंद्रिय गोचर बनाने के मूल व्यापार के साथ बिंब योजना अन्य कार्य भी सिद्ध करती है। कुरूप, सौंदर्य या दुर्गुण को हृदय विकारी बनाना नहीं है, जबकि शेष विकल्प असंगत हैं। सही विकल्प चुनो। जब कोई वस्तु या कार्य किसी अप्रस्तुत वस्तु, भाव, विचार, क्रियाकल्प, देश, जाति, संस्कृति आदि का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रकट किया जाता है, तब वह प्रतीक कहलाता है। तब वह प्रतीक कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी। अतः पूर्ण वाक्य होगा, अपने रूप, गुण, कार्य या विशेषताओं के सादृश्य का प्रत्यक्षता के कारण जब कोई वस्तु, भाव, विचार या क्रिया कलाप, देश, जाति, संस्कृति आदि का प्रतिनिधित्व करता है, वह प्रकट किया जाता है, तब वह प्रतीक कहलाता है। सही विकल्प का बताइए। दृश्य वस्तु बिंब का दूसरा रूप अलंकृत बिंब है, दृश्य व्यापार बिंब है और सांस्कृतिक बिंब तीनों असंगत हैं। सही विकल्प बताओ। उपन्यासकार तिथि और नामों की कल्पना कर रिक्त स्थान करता है।
संभावित सत्य का चित्रण। दिए गए रिक्त स्थानों में संभावित सत्य का चित्रण वाक्य भरा जाएगा, अतः पूर्ण वाक्य होगा। वाक्यांश उपन्यासकार तिथियों और नामों की कल्पना कर संभावित सत्य का चित्रण करता है। वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है। व्यंजन विपर्य का वाराणसी का बनारस रूप में विकास व्यंजन विपर्य का उदाहरण है। विपर्य इसमें विपर्य इसमें किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, दूसरे स्थान के पहले स्थान पर आ जाते हैं। कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। कार्यालय हिंदी की भाषा साहित्य की भाषा नहीं होती है। इसे अत्यंत सरल होना चाहिए। तथ्यों का सीधा और स्पष्ट कथन होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, उनसे एक ही अर्थ निकलना चाहिए। रीता गाना गाती है में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। रीता गाना गाती है में कर्तृवाच्य है, क्योंकि इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। इनमें किससे के अनुसार क्रिया, पुरुष, वचन आदि आए हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्रिया के उस रूप को कर्तृवाच्य कहते हैं जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, जैसे लड़का खाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी। क्रमवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है। भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो, जैसे राम में टहला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। ये हो गया विविध कंप्लीट। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।